नमस्ते। याद है कैसे बचपन में हमारी ताई हमें कहानी पढ़कर सुलाती थी और हम बेफिक्र होकर कहानी में खोकर नींद में खो भी जाते थे। ना जाने लेखक के लिखे शब्दों में कुछ जादू सा होता था या ताई के बोलने के अंदाज में, पर काफी मीठी नींद आ जाया करती थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शांभवी और आज उसी तरह मैं भी एक कहानी एक किताब से पढ़कर आपको सुनाने जा रही हूं। कहानी का शीर्षक है दो सखियां और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। उम्मीद है इस उम्दा लिखावट का जादू आप पर भी चढ़ जाएगा। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले थोड़ी तैयारी कर लें। आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मालिन क्यारियों को निरा रही थी। ऊपर से रघु ने आकर कहा, ऊपर जा, बाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई।
सवेरे ही सवेरे बाई साहब ने बुलाया है। कोई अपराध तो नहीं हो गया है? वह हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए बाई साहब के सामने जा खड़ी हुई और पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालकिन ने ऊंचे स्वर में कहा, मालिन, रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने जाती है और स्कूल में बैठी बैठी थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मजा करती है। अब यह ना होगा, रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। मालकिन का स्वर सुनते ही मालिन का भय बढ़ा जा रहा था। बोली, रमिया तो आपकी ही है बाई साहब, चाहे पढ़ने भेजो चाहे बागीचे में काम कराओ। पर रमिया अगर पढ़ने जाएगी तो मुन्नी रानी का बागीचा ना सूख जाएगा, उसे कौन सींचेगा? किसी के बोलने के पहले ही मुन्नी बोल उठी, तो फिर हम भी बगीचा सींचेंगे। रमिया पढ़ने ना गई तो हम भी ना जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मालिन ने कहा, पर रमिया के पास पट्टी भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, कौन देगा मुन्नी रानी? मुन्नी बोली, पट्टी और पुस्तक का बहाना मत करो मालिन, हम देंगे। पर रमिया पढ़ने नहीं जाती तो हम भी नहीं जाते। कहती हुई पट्टी पुस्तक फेंक कर मुन्नी भाग गई। मां ने उसे पकड़कर कहा, ठहर जा मुन्नी, रमिया भी जाएगी पढ़ने। पर मुन्नी तो किसी न किसी बहाने पढ़ने जाना ही नहीं चाहती थी। मालिन के हाथ से खुरपी लेती हुई बोली, मां, रमिया कैसे जाएगी पढ़ने? उसके पास साफ कपड़े कहाँ हैं? मैं अब बगीचे में ही काम करने जाती हूं। मुन्नी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मुन्नी को आखिर पढ़ने के लिए जाना ही पड़ा। साथ में जबरदस्ती रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ा। पट्टी पुस्तक घर से ही ढूंढ कर दे दी गई। मुन्नी का ही एक पुराना फ्रॉक पहनकर रमिया पहले दिन स्कूल गई। धीरे धीरे दोनों में खूब मेल हो गया। अब वे स्कूल जाने से घबराती नहीं थी। दोनों साथ स्कूल जाती, साथ लौटती और साथ साथ पढ़ाई करती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत नहीं थी कि वह मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मजा करती है। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते देखते लड़कियां बड़ी हो गई। दोनों जिस दिन से साथ साथ पढ़ने लगी, उनमें सद्भावों के साथ गाढ़ी मित्रता भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से यह न प्रकट होने देती कि रमिया उसकी आश्रिता मालिन की बेटी है। रात को रमिया जरूर मां के पास सोती। बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही नहीं देती थी। और इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में है, पर
रम्या की माता के सामने एक समस्या थी। वह सोच रही थी कि रम्या इतना पढ़ गई है, चाल ढाल बात व्यवहार से वह मुझे अनपढ़ की लड़की सी जान ही नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे और कहां करूंगी? फिर वह सोचती, नहीं, विवाह कोई बात नहीं, मेरी रम्या स्कूल की मास्टर बनेगी और तब रम्या मुझे यहां मालिन का काम नहीं करने देगी। लेकिन क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊंगी? यहां मेरी जिंदगी बीती है, यहीं मरूंगी भी। रम्या दिन भर दूसरी चिंता में घूमा करती थी। उसे मां के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच मालूम होता था, पर यह भी ना सहा जाता था कि उसकी मां दिन भर मेहनत करे और वह बैठी रहे। मां को काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती, पर कोई दूसरा उपाय भी तो ना था। उसने सोचा, परीक्षा फल के निकलते ही, चाहे पास हूं चाहे फेल, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लूंगी। 15-20 रुपए ही मिलेंगे तो क्या हुआ? मां को तो दिन भर मजदूरी ना करनी पड़ेगी। मां ने बहुत कष्ट उठाया है, अब वे बूढ़ी हो चली, अब उन्हें अधिक दिन कष्ट ना सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार उसने कई स्कूलों में प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। लेकिन मुन्नी की खिचड़ी अलग ही पक रही थी। उसे चिंता थी रम्या के ब्याह की। वह सोच रही थी, हम दोनों साथ साथ पढ़े और बड़े हुए, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा दी, और अब विवाह केवल मेरा हो रहा है। रम्या का भी तो विवाह होना चाहिए। क्या रम्या के विवाह की चिंता उसकी मां को नहीं होगी? रम्या को पढ़ा लिखा कर किसी अनपढ़ के गले में बांधना भी कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने उठते हुए भावों को ना दबा सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी, रम्या को तुम्ही ने पढ़ाया लिखाया है, उसके विवाह की फिक्र भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गवार से तो ना हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रम्या के ही विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूं। मुन्नी का भाई जगत सिंह, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आज आ रहा है। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले से ही बंबई पहुंच चुके हैं। शाम को गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही हैं। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वालों को भी खुश रहने के लिए विवश किए रहती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वह कोई सुंदर सा तेरे ही सरीखा पढ़ा लिखा वर खोजकर तेरा भी विवाह कर देंगे। रम्या उदासी में बोली,
पर मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। मुन्नी हंसते हुए बोली, ऐसा तो मत बोल रामी, तू मुझसे डरती नहीं? मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह के पहले तेरा विवाह करना पड़ेगा। स्कूल जाने के बाद भूल गई क्या? और दोनों जोर से हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब दिख पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, रामी, मैं तुझसे गोरी हूं, पर सुंदर तो तू ही मुझसे ज्यादा है। अच्छा देख, तुझसे कह देती हूं, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद कर ले। मुन्नी को एक धक्का देकर रामी बोली, अब तुम तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। कहां तुम और कहां मैं, बहुत फर्क है। तुम मुझसे गोरी भी हो और सुंदर भी हो, पर फिर भी तुम मत घबराना। मैं तुम्हारे पति के सामने नहीं आऊंगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उससे कर्ण भर भी ना लूंगी। अब खुश हो? मुन्नी बोली, पर सुंदर मुझसे ज्यादा तू ही है। मेरा दिल कहता है और यह दर्पण भी कहता है। जी चाहता है इसे तोड़ दूं। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा, भैया को आने दो। जिसे वो सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर, ठीक है ना? और फिर चाहे बंदर को भी सुंदर कह दे। रमिया ने कहा और एक फूलदान में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रमिया की पीठ पर धम से पटकते हुए मुन्नी बोली, पर यहां बंदर कौन है, तू कि मैं? बोल ना। रमिया ने कहा, ना तुम ना मैं, पर कहीं वे किसी तीसरे को ही सुंदर बता दे तो? जगत सिंह को लेने उनके पिता, मुन्नी और बहुत से लोग स्टेशन पहुंच गए। जगत सिंह घर आए। बहुत देर तक घर में चहल पहल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर वह सोने के लिए अपने कमरे में आया। कपड़े उतार कर वह लेट गया। वह सचमुच बहुत थका हुआ था। किंतु एक ही मिनट के बाद आंधी के झोंके की तरह दोनों दरवाजे को फटाफट खोलती हुई मुन्नी वहां पहुंच गई। एक हाथ से वह रमिया को घसीटती हुई ला रही थी। वह बोली, भैया, सोने से पहले तुम्हें एक बात का फैसला करना है। सच सच कहना, मैं ज्यादा सुंदर हूं कि ये? जगत हंस पड़ा। बोला, मुन्नी, तू अभी तक नीरी बच्ची ही है। जा मुझे सोने दे, मैं थक गया हूं। और वह करवट बदलकर सो गया। भैया, तुम अभी तक बड़े ही खराब हो, कहती हुई रूठकर मुन्नी चली गई। किंतु इसके बाद जगत सो ना सका। उसके सामने रह रहकर शर्माई हुई रमिया का चित्र आ जाता था। वह यही निर्णय ना कर पाता था कि यह लड़की कौन है। विवाह में दूर दूर के बहुत से संबंधी रिश्तेदार आए होंगे। मुमकिन है उन्हीं में से किसी की लड़की हो, पर इसे तो जगत ने कभी देखा ही नहीं। चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है। जिस बात का उत्तर वह मुन्नी को ना दे सका था, वही उत्तर बार बार उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था।
कितनी सुंदर लड़की है। सुबह 6 भी ना बज पाए थे कि मुन्नी के उधम के मारे जगत का सोना मुश्किल हो गया। जगत उठकर बैठ गया। मुन्नी से बोला, मुन्नी जरा गंभीर बनो बहन, अब तेरी शादी होने वाली है। जगत की दृष्टि दरवाजे की ओर गई। 2 सुकुमार पैर दरवाजे की ओट में ठिठक गए थे। मुन्नी ने जैसे जगत की बात सुनी वैसे ही बोली, भैया देखो, रामी अब तुझसे शर्माती है, आती ही नहीं अंदर। वह देखो वहां खड़ी है। और भैया याद है एक बार रमिया कितनी मचल गई थी कि उसे तुमसे ही शादी करनी है, और फिर जब तुमने कहा कि तुमने शादी कर ली और इसे 2 पैसे दे दिए, तब जाके ये मानी। मुन्नी एक सांस में यह सब कहकर हंस पड़ी। जगत चौंक पड़ा, तो यह रामी है? आओ रामी, अंदर आओ, वहां क्यों खड़ी हो? चाहे 2 पैसे और ले लो, कहकर वह हंस पड़ा। रमिया लाज और संकोच में सिमटी हुई सी भीतर आई, पर वह खुलकर जगत से बातचीत ना कर सकी। ना जाने कहां की लज्जा ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए। वह चुपचाप खड़ी रही। जगत ने उससे बोलने की कोशिश बहुत की, पर उसका सिर नीचे से ऊपर ना उठा। जगत ने कहा, लो तुम मत बोलो, मैं तो जाता हूं। मुन्नी की समझ में ना आया कि आखिर जगत भैया से रामी इतना क्यों शर्माती है। उसने रूठ कर कहा, जा, तू बड़ी खराब है रामी, तूने मेरे जगत भैया का अपमान किया है। तो उनसे नहीं बोली तो मैं भी तुमसे नहीं बोलूंगी। रमिया ने नम्रता से कहा, नहीं बहन, मेरी अपमान करने की नीयत नहीं थी। तुमने छोटेपन की ऐसी बात कह दी जिससे शर्म के मारे मैं मरी जा रही थी, फिर कैसे बोलती। ये बोलने के बाद दोनों सखियों में उसी समय मेल हो गया। उसी दिन लड़कियों का रिजल्ट निकला। दोनों पास थी, मुन्नी 2nd डिवीजन में और रमिया 1st। मुन्नी ने इसे कुछ भी बुरा ना माना। वह रमिया के पास आकर उससे लिपट कर बोली, देख रामी, तू सभी बातों में मुझसे बढ़ती है। मैं 2nd में पास हूं, तू 1st में। यह ठीक नहीं, तुझे मेरे साथ साथ चलना चाहिए। रमिया ने कहा, सभी बातों में नहीं बढ़ रही हूं, विवाह तुम्हारा ही मेरे से पहले हो रहा है। कौन जाने तू इसमें भी मुझसे आगे ना बढ़ जाए। कहती हुई मुन्नी भाग गई। रमिया जगत के कमरे से फूलदान लेकर बाहर ही आ रही थी कि इतने में वह वहां पहुंच गया। वह कई दिनों से रामी से एकांत में कुछ बात करना चाहता था। उसने रमिया का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। बोला, रामी ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमिया घबरा गई। इधर उधर देखती हुई बोली, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जगत बोला, पर तुम ठहरोगी?
जाओगी तो नहीं? रम्या का स्वर कांप रहा था। वह बोली, ठहरूंगी, पर पहले आप मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। रम्या का हाथ छोड़ जगत दरवाजे के पास रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और बोला, रामी, मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है? रम्या कांप उठी। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं मालिन की लड़की हूं और आप क्षत्रिय। जगत ने कहा, फिक्र मत करो, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। अब रम्या कैसे बोले? सिर नीचा करके वह खड़ी रही। पर अनुभवहीन जगत क्या जाने कि यह मौन स्वीकृति का सूचक है। वह अधीर होकर बोले, रामी, उत्तर दो, हां या ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम खुशी से स्वीकार कर लोगी तो ठीक है। इनकार करोगी तो मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव ना डालूंगा। सच्चे आदमी की तरह तुमसे पूछता हूं, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, पर तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं। रम्या फिर चुप। जगत से रहा ना गया। उसने फिर रम्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामी, मेरा भविष्य तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है। बोलो ना, बोलो। तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं तिल भर इधर उधर ना जाऊंगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? मैं बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी हूं, कहती हुई हाथ छुड़ाकर रम्या भाग गई और सीधे जाकर अपनी मां की खाट पर लेट गई। उसने मन ही मन कहा, रामी के चंडी ठाकुर, तुम ही रामी को भुला देते तो रामी का दुनिया में कौन रह जाता। जगत ने अपना निश्चय पिता से कहा। पिता के पास काफी पैसा था। रुपयों का उन्हें लोभ नहीं था। फिर वह स्वयं रम्या को बहुत चाहते थे। इस बात पर अगर किसी को कुछ ऐतराज हुआ तो वो जगत की मां को। वे किसी बड़े आदमी से ही संबंध जोड़ना चाहती थी। एक मालिन की लड़की से ब्याह कर उनके दृष्टिकोण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। पर उनकी कुछ ना चली। एक ही मंडप में रम्या का विवाह जगत से और मुन्नी का विवाह शांति स्वरूप से हो गया। तो ऐसे हुई हमारी आज की कहानी खत्म। कहानियों का दौर चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पर फिलहाल आपके सोने का वक्त हो चला है। शुभ रात्रि।